मिशन यूजीसी नेट में आप सभी का खैर मकदम है। यूनिट 10 उर्दू की दिगर शेरी और नसरी असनाफ, इस यूनिट के तहत आज का हमारा ये 10वां लेक्चर है, जिसमें हम फसाहत और बलागत यानी इल्म मानी, इल्म बयान और इल्म बदी, इनके हवाले से तफसीली मालूमात हासिल करेंगे। फसाहत और बलागत से मुराद क्या है, इसे हम पहले समझ लेते हैं। जो कलाम ज़ुबान के रोज़मर्रा के मुताबिक हो, उसमें सकील, गरीब और नामानूस अल्फाज ना हो, लुग़त और नहव के कवायद के मुताबिक हो, इनके अलावा उसमें ताक़ीद या कोई दूसरा ऐब ना हो, वो कलाम फसी कहलाता है और कलाम के इस वस्फ़ को फसाहत कहते हैं। रोज़मर्रा की ज़ुबान के मुताबिक हो, सकील, मुश्किल, बोझल, गरीब, नामानूस ऐसे अल्फाज जो मतरूक हो, जिन्हें तर्क कर दिया गया हो, उनका इस्तेमाल ना किया गया हो, लुग़त के एतबार से, कवायद के एतबार से, नहव के एतबार से बेहतर हो, उम्दा हो, परफेक्ट हो, उसमें कोई दूसरा ऐब भी मौजूद ना हो, तो ऐसे कलाम को कलाम फसीह कहा जाता है और कलाम के इस वस्फ़ को फसाहत से ताबीर किया जाता है। तो फसाहत वो कलाम जो नामानूस और मतरूक अल्फाज से मुबर्रा हो, पाक हो, उसमें ऐब ना पाया जाता हो। फसाहत व बलागत की बुनियाद 3 सुतूनों पर है। फसाहत और बलागत का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? कलाम में खूबसूरती, कलाम में दिलकशी, मानी आफरीनी और बेहतर से बेहतरीन अंदाज में उसको पेश करने के लिए फसाहत व बलागत का इस्तेमाल किया जाता है। 3 सुतून है फसाहत और बलागत के। एक को कहा जाता है इल्म मानी, दूसरे का नाम है इल्म बयान और तीसरे को कहा जाता है इल्म बदी। ये जो हम पढ़ रहे हैं, ये कोई नई बात नहीं है। जब आपने ग्रेजुएशन किया था, जब आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे थे, उस वक्त ये आपके निसाब का हिस्सा था। सिर्फ यूजी पीजी ही में नहीं, 8वीं जमात, 9वीं जमात, 10वीं जमात, 11वीं जमात और 12वीं जमात में भी आपका ताल्लुक सनतों से रहा है। यह और बात है कि हमने वहाँ पर बहुत ज़्यादा दिलचस्पी, ज़ौक़ और गहराई के साथ इनका मुताला नहीं किया था, लेकिन अब ज़रूरत अशद आन पड़ी है कि हमें इल्म मानी, इल्म बयान, इल्म बदी को मुकम्मल तौर पर सीखना है, ताकि यूजीसी नेट एग्ज़ाम में या असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए मुनक्किद होने वाले मुख्तलिफ़ इम्तिहानात में हमारे किसी भी नंबर का नुकसान ना हो। इल्म मानी, इल्म मानी एक तरह से लफ्ज़ों की नब्ज़ शनासी है। नफ्स मज़मून के मुताबिक अल्फाज, ज़ुबान का आसान और बरमहल इस्तेमाल, सुबुक और भारी भरकम अल्फाज का मौजू इस्तेमाल, जुमलों में अल्फाज के तक़दीम व ताख़ीर, बयान का इख्तिसार या तवालत, क़वायद ज़ुबान के इस्तेमाल के मौक़े, इस तरह पढ़ने, सुनने और देखने वालों की दिली कैफ़ियत और हालात की रियायत से अंदाज़ बयां, इस तरह दीगर तमाम बातें हमें इल्म मानी ही के ज़रिए मालूम होती है। यानी आम लफ्ज़ों में इल्म मानी नफ्स मज़मून के मुताबिक अल्फाज हो, मौजू से मुताल्लिक़ गुफ्तगू हो, ज़ुबान आसान जो सामईन के लिए समझने का बाइस बने, ऐसे अल्फाज से परहेज़ किया जाए जो भारी भरकम हो, सकील हो, नामानूस हो या मतरूक हो। IQ लेवल के एतबार से, सामईन की क्षमता के एतबार से उनकी अहलियत और काबिलियत को मद्देनज़र रखते हुए बयान मुख्तसर हो या तवील हो, कवायद के मुताबिक हो और पढ़ने, सुनने, देखने वालों की दिली कैफ़ियत के मुताबिक हो। ये तमाम तर बातें हमें इल्म मानी के ज़ुमरे में देखने को मिलेंगी। अगर कोई शख्स इन बातों का एहतमाम नहीं करता है, तो उसका कलाम बलागत के दर्जे से गिर जाएगा और वह अपना असर खो देगा। जैसे
5वीं छठी क्लास में आप पढ़ा रहे हो रजब अली बेग सुरूर की किताब फसाने अजायब। वो स्टूडेंट्स जो उर्दू के भारी भरकम लफ्ज़ों से नावाकिफ़ हैं, उन्हें मुसज्जर मुकफ़ा इबारतों पर मुश्तमिल इक़्तिबास पढ़ाया जाए, जिसके हर लफ्ज़ में गहराई है, गिराई है, हर लफ्ज़ की मानवी अहमियत है, तो जाहिर सी बात है कलाम तो बलीग है लेकिन उसका असर बाकी नहीं रहेगा। बिल्कुल इसी तरीके से हम पढ़ रहे हो, लिख रहे हैं या सुना रहे हैं, ऐसे में ये जितनी बातें हमने अभी डिस्कस की है उसका एहतिमाम करना हमारे लिए ज़रूरी है। ये इल्म बयान का खासा है, इल्म मानी का खासा है, इल्म बयान। इल्म बयान से मुराद ये किसी बात या मजमून को मुख्तलिफ असालीब में किस अंदाज में, किस तरह बेहतर से बेहतर अंदाज में अदा किया जा सकता है, बयान है। कौन सा तरीका, कौन सा मेथड उम्दा होगा, बेहतर या बेहतरीन होगा, किस तरीके से हम अपनी बात रख सकते हैं, हम अपने लफ्ज़ों की बाजीगरी या सहर अंगेजी या लफ्ज़ों का जादू किस तरीके से हम तारी कर सकते हैं, ये इल्म बयान में आपको देखने को पढ़ने को मिलेगा। फसाहत व बलागत का तीसरा सुतून इल्म बदी। इल्म बदी से मानी में हुस्न और खूबी पैदा की जाती है, लफ्ज़ों की दिलकशी, जाज़बियत, शीरीनी ये इल्म बयान के ज़रिए देखने को मिलती है। लुग़वी एतबार से बदी के माना होते हैं अछूते और नादिर के। इल्म बदी के ज़रिए से एक कलमकार अपने मतन में, अपने मवाद में, अपने कलम के ज़रिए से अछूतापन, इनफरादियत लेकर आता है, और यही हमने पढ़ना है। अगर इस वक्त आपके हाथ में यूजीसी नेट का निसाब होगा तो आप देखेंगे कि उसमें सनतों का बाज़ाब्ता कहीं पर जिक्र नहीं है, लेकिन आपको बता दूं हर साल 3 सवाल, 4 सवाल, 5 सवाल, हत्ता के 7 सवालात भी सनाए बदाए के हवाले से, सनतों के हवाले से पूछे गए हैं। इसलिए हम तफसील के साथ इल्म बदी को यहाँ पर सीखने की कोशिश करेंगे। इल्म बदी और उसकी अक़साम। सनाए जमा है लफ्ज़ सनत की। सनत के माना है हुनर, कारीगरी, महारत। ये हमने देख ली लुग़वी तारीफ़। अब देख लेते इस्तिलाही तारीफ़। बदी उस इल्म का नाम है जिसमें सनाए लफ्ज़ी और सनाए मानवी बयान किए जाते हैं। सनाए क्या है? सनत है। ऐसी सनतें जिनका ताल्लुक़ लफ्ज़ से है और ऐसी सनतें जिनका ताल्लुक़ मानी से है, वो तमाम इल्म बदी के ज़ुमरे में आते हैं। तो सनाए मानवी से क्या किया जाता है? अशार में खूबी पैदा की जाती है मानवी एतबार से। सनाए लफ्ज़ी जिनसे अल्फाज में कोई हुस्न पैदा किया जाता है वो सनाए लफ्ज़ी है। एक एक करके इनकी मिसालों के ज़रिए से इन चीज़ों को हम समझने की इंशाअल्लाह ताला कोशिश करेंगे। सबसे पहले इल्म बदी और इल्म बदी में हम देखने की कोशिश करेंगे कि सनाए लफ्ज़ी क्या है, सनाए लफ्ज़ी की तारीफ़ क्या है और सनाए लफ्ज़ी की मुख्तलिफ मिसालें क्या क्या है। सबसे पहले सनाए लफ्ज़ी क्या है उसे आप समझने की कोशिश करें। एक एतबार से लफ्ज़ों की शोबदाबाजी ये सनाए लफ्ज़ी का खासा है। इसमें लफ्ज़ों के हेर फेर, उलट पलट और नोक पलक को सवार के कलाम को दीदा ज़ेब, मुरस्सा, मुसज्जा, मुकफ़ा और उसमें आराइश और ज़ेबाइश पैदा की जाती है। उमूमन आप ये समझ लीजिए कि सनाए लफ्ज़ी के ज़रिए से अशार में लफ्ज़ों के ज़रिए से खूबी पैदा की जाती है। अब इसकी मुख्तलिफ़ किस्में हैं, उन किस्मों को हम यहाँ पर देखेंगे एक एक करके और आप उसे समझने की कोशिश कीजिए। इस वक्त अगर आप किसी काम को करते हुए लेक्चर को सुन रहे हैं तो मेरी आपसे मुअद्दबाना गुजारिश है, आधे घंटे के लिए आप अपने काम काज को बंद कर दीजिए। अब आपकी मुकम्मल तवज्जो लेक्चर पर होनी चाहिए, क्योंकि अब हम यहाँ से इल्म बदी में सनाए लफ्ज़ी और सनाए लफ्ज़ी में उनकी किस्में ये हम देखने जा रहे हैं। आइए आगाज़ करते हैं सनाए लफ्ज़ी की पहली सनत तजनीस ताम।
तजनीस एक जिन्स से जिसका ताल्लुक हो, उसमें मुख्तलिफ सनतें हैं, तजनीस ताम, तजनीस नाकिस व ज़ायद, तजनीस मुज़य्यल। मिसालों के ज़रिए से इन सनतों को हम देखेंगे। सनत तजनीस ताम, कलाम में दो ऐसे अल्फाज का लाना जो तलफ़ुज़ में यकसा लेकिन मानी में मुख्तलिफ हो, इसे हम उर्दू में तजनीस ताम कहते हैं, और अरबी और फ़ारसी के शोरा इसे सनत तजनीस कहते हैं, और उर्दू शोरा इसे सनत ज़िला भी कहते हैं। ऑप्शन में स्टूडेंट से जब सनत ज़िला पर सवाल पूछा जाता है तो स्टूडेंट्स कश्मकश का शिकार हो जाते हैं। जब तबाक पूछा जाता है स्टूडेंट्स कश्मकश में मुब्तला हो जाते हैं। सनत ज़िला से मुराद सनत तजनीस है और सनत तबाक से मुराद सनत तज़ाद है। एक सनत का अगर दो नाम है तो दोनों को आप अज़बर कर लीजिए। इसमें एक ही लफ्ज़ों को मुख्तलिफ मानों में दोहराया जाता है और इसकी कई किस्में हैं। एक एक शेर के ज़रिए से हम इसको समझेंगे। सनत तजनीस ताम, मिसाल, तुम रात को ना आए जो अपने करार पर, तुम रात को ना आए जो अपने करार पर, ये जुल्म तुमने क्या किया इस बेकरार पर। अब इसमें देखिए दो मरतबा लफ्ज़ करार का इस्तेमाल हुआ है। पहली मरतबा ये जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ इसका मतलब है वादा। तुम रात को ना आए जो अपने करार पर, तुमने रात में आने का जो वादा किया था तुम अपने वादे पर नहीं आए, और ये जुल्म तुमने क्या किया इस बेकरार पर। यहाँ पर मुराद आराम के, यानी जिसे आराम हासिल ना हो उस पर तुमने ये मज़ीद जुल्म किया है। ये जुल्म तुमने क्या किया इस बेकरार पर। तो लफ्ज़ करार देखने में, पढ़ने में, लिखने में एक जैसा है लेकिन मानवी एतबार से मुख्तलिफ है, तो ऐसी सनत को कहा जाता है सनत तजनीस ताम। नहीं समझा कोई बात नहीं, दूसरी मिसाल के ज़रिए से समझते हैं। शाने से बल निकाल दिए जुल्फ़ यार के, शाने से, शाने कांधे, कांधे से बल निकाल दिए, जुल्फ़ कहते हैं बालों को, यार के, दोस्त के, हमदम के, रफ़ीक के, मुशफ़िक व मेहरबा। शाने से बल निकाल दिए जुल्फ़ यार के, एक मार हमने ज़ेर किया मार मार के, एक मार हमने ज़ेर किया मार मार के। यहाँ पर मार इससे मुराद सांप है, सांप को मार कहा जाता है, और यहाँ पे मार से मुराद ज़र्ब है कि मेरे महबूब के जुल्फ़ों में एक सांप लिपटा हुआ था, हमने तो पहले उसके बल निकाल दिए, जुल्फ़ों से उसको दूर किया, और उस सांप को हमने ज़ेर किया यानी उसको शिकस्त दी, उस पर हमने गलबा हासिल किया, वो मगलूब हुआ। किस तरह से? उसे हमने मारा, उसे पीटा। एक मार हमने ज़ेर किया मार मार के, शाने से बल निकाल दिए जुल्फ़ यार के, एक मार हमने ज़ेर किया मार मार के। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा। ना भी समझ में आया हो आगे बढ़िए और एग्जाम्पल देखते हैं, इंशाअल्लाह ताला आप समझ में आ जाएगा। मज़लूम ना शाहे बहरो बरसा होगा, मज़लूम ना शाहे बहरो बरसा होगा, मैं तीरों का यूँ कभी ना बरसा होगा। इमाम हुसैन की याद में ये शेर लिखा गया है। मज़लूम ना शाहे बहरो बरसा होगा, अब इसमें लफ्ज़ बरसा, मेह तीरों का, बारिश, तीरों की बारिश कभी इस तरीके से ना बरसी होंगी, मेह तीरों का यूँ कभी ना बरसा होगा, है ना। तो अब यहाँ पर बरसा दो मुख्तलिफ मानों में इस्तेमाल हुआ है। ऊपर बहरो बर, खुशकी और तरी, सा के जैसा, नीचे मेह तीरों का यूँ कभी ना बरसा, यहाँ पर बरसा से मुराद बरसना है। मज़लूम ना शाहे बहरो बरसा होगा, मेह तीरों का यूँ कभी ना बरसा होगा। दोनों लिखने में एक जैसा है, नज़र एक जैसे आ रहे हैं लेकिन माना में मुख्तलिफ है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। खुर्शीद जमाल कुछ तो समझा, खुर्शीद जमाल कुछ तो समझा, ये सहर नज़र है या सहर है। खुर्शीद जमाल, खुर्शीद आफताब, शहज़ादा खावर, या आम लफ्ज़ों में कह लीजिए सूरज। खुर्शीद जमाल कुछ तो समझा, ये सहर नज़र है या सहर है, ये किसी नज़र का जादू है या फिर सुबह है। तो सहर
जादू के माना में भी इस्तेमाल हुआ है और सहर सुबह के माना में भी इस्तेमाल हुआ है। दो लफ्ज़ों की तकरार जो मानवी एतबार से मुख्तलिफ हो लेकिन तहरीरी एतबार से यकसा हो वो तजनीस ताम कहलाते हैं। एक आखिरी मिसाल और देख लेते हैं। कलाम में ऐसे अल्फाज लाना जो सूरत में यकसा और मानी के लिहाज से मुख्तलिफ हो, जैसे तुम्हारे दस्त नाजुक के लिए भेजी तेक पहुँची, तुम्हारे दस्त नाजुक के लिए भेजी तेक पहुँची, खबर पहुँची तो ये पहुँची कि वो पहुँची नहीं पहुँची, खबर पहुँची तो ये पहुँची कि वो पहुँची नहीं पहुँची, है ना। तुम्हारे दस्त नाजुक के लिए भेजी तेक पहुँची, ये जो मैंने अंडरलाइन किया है, इस पहुँची का मतलब होता है बाजूबंद। औरतों का एक किस्म का जेवर है, बाजूबंद कहते हैं, और दूसरे पहुँची का मतलब है पहुँचना। तो तुम्हारे नाजुक हाथों के लिए मैंने एक बाजूबंद भेजा था, लेकिन मुझे ये खबर पहुँची कौन सी, कि जो पहुँची यानी जो बाजूबंद मैंने तुम्हें भेजा था वो तुम तक नहीं पहुँची है। कमेंट सेक्शन इनेबल है, प्लीज़ आप कमेंट करके आधे मिनट में जवाब दीजिए कि सनत तजनीस ताम ये आपके समझ में आ गई। फिर हम आगे बढ़ते हैं। फौरी तौर पर प्लीज़ तुम्हारे दस्त नाजुक के लिए भेजी तेक पहुँची, खबर पहुँची तो ये पहुँची कि वो पहुँची नहीं पहुँची। वेरी गुड, सबकी जानिब से मैसेज आ गए हैं कि सब समझ में आ गया है, माशाल्लाह बिहम्दिही ताला। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। सनत तजनीस खत्ती, वही उसी जिन्स से, तजनीस एक जिन्स से जिनका ताल्लुक़ है, सनत तजनीस खत्ती। आपको ये नहीं भूलना है कि हम क्या पढ़ रहे हैं। फसाहत व बलागत, फसाहत व बलागत के 3 सुतून, इल्म मानी, इल्म बयान, इल्म बदी। हम देख रहे हैं तीसरा सुतून इल्म बदी। इल्म बदी की 2 किस्में हैं, एक है सनाए मानवी, एक है सनाए लफ्ज़ी। अभी हम जो कुछ देख रहे हैं वो सनाए लफ्ज़ी देख रहे हैं, इसीलिए लफ्ज़ों के ज़रिए से आपको सनतें पहचानना है। जब हम मानवी एतबार से जाएंगे फिर आप वहाँ पर माना पर आपको गौर करना रहेगा। अभी हम सनाए लफ्ज़ी पढ़ रहे हैं। सनाए सनत की जमा, ऐसी सनतें जिनमें लफ्ज़ों का इस्तेमाल किया जाता है, ये लफ्ज़ों के उलट फेर से कलाम को उम्दा बनाने की कोशिश की जाती है। सनत तजनीस खत्ती, जब शेर में ऐसे 2 लफ्ज़ आएँ कि इमला में एक जैसे हो मगर सिर्फ 2 नुक्तों के फ़र्क से उनके मानी बदल जाते हो, तो ऐसी तजनीस को तजनीस खत्ती कहते हैं। नुक्तों का फ़र्क हो जाए तो तजनीस खत्ती उसे कहते हैं। जैसे तैयारिये तैगो तबर वो तीर हुई है, तैयारिये तैगो तबर वो तीर हुई है, तदबीर गिरफ्तारी शब्बीर हुई है। तबर कहते हैं कुल्हाड़ी की तरह एक आला जो होता है, दरख्त काटने का आला, या आम ज़ुबान में कह लीजिए अर्तगल वगैरह में जो बताया जाता है वो एक किस्म का आला जिसे जंगों में इस्तेमाल किया जाता है। तैयारी ये तैगो तबर वो तीर हुई है, तैयारी की जा रही है। तबर कुल्हाड़ी को कहा जाता है, तैग तलवार को कहा जाता है, तीर आप जानते ही है। तो कुल्हाड़ी तलवार और तीर के ज़रिए से हो चुकी है, किसके लिए? शब्बीर, हज़रत हुसैन की गिरफ्तारी की तदबीर हो चुकी है। अब यहाँ पर आप देखिएगा तबर और तीर, नुक्तों का फ़र्क है। तबर के मतलब है कुल्हाड़ी, तीर के माना है एक जो कमान में इस्तेमाल किया जाता है तीर। तो नुक्तों का फ़र्क है। दूसरी एग्जांपल देखिए, तलाफ़ी हो गई उसरत की इशरत ए ज़हे किस्मत, तलाफ़ी हो गई उसरत की इशरत ए ज़हे किस्मत, मुबद्दल हो गई आसानियों से मेरी दुश्वारी, मुबद्दल हो गई आसानियों से मेरी दुश्वारी। इसमें उसरत और इशरत नुक्तों का फ़र्क है। उसरत का माना होता है तंगी, इशरत का माना होता है आसाइश। लफ्ज़ों को लिखने का अंदाज एक जैसा है, नुक्तों का फ़र्क आ गया तो ये तजनीस खत्ती। नाम पर गौर कीजिए, ऊपर ताम था, यहाँ पर ख़त है। ख़त का ताल्लुक़ किससे होता है? लिखने से होता है। तो लिखने में फ़र्क आया, तो इस तरह की सनत का इस्तेमाल या इस तरह के लफ्ज़ों का इस्तेमाल अगर शायर अपने शेर में करता है तो वो सनत तजनीस खत्ती
कहलाती है। इसी से ताल्लुक़ रखते हुए एक और सनत हम देखेंगे, नाम है सनत तजनी से नाकिस व ज़ायद। सनत तजनी से नाकिस व ज़ायद, जब शेर में दो लफ्ज़ आए जिनकी इमला में एक हर्फ कम या ज़्यादा हो तो ऐसी सनत को सनत तजनी से नाकिस व ज़ायद, इसीलिए नाकिस वो ज़ायद, नुक्स या ज़ायद। जैसे मिसाल देखते हैं, यूं ना बातें चबा चबा कर करो, यूं ना बातें चबा चबा कर करो, मेहरबा बात है नबात नहीं, मेहरबा बात है नबात नहीं। अब इन दोनों को आप देख लीजिए, एक हर्फ का फ़र्क है, सिर्फ नून की कमी या ज़ाती है, बात नबात। दूसरी मिसाल को देखिए, मताए जहाँ पे मेरी चाल चल रहा है कोई, मताए जहाँ पे मेरी चाल चल रहा है कोई, दिया है जिसने मुझे दिल उसे दिमाग मिला, दिया है जिसने मुझे दिल उसे दिमाग मिला। अब यहाँ पर चाल और चल अलिफ का फ़र्क है, तो सनत नाकिस वो ज़ायद। दीवार खड़ी करते हैं राह में राही, कहता है कि साए को शजर आए ना आए। कमेंट कीजिए, कहाँ है इसमें नाकिस व ज़ायद, या ताम या मुज़य्यल। इस मिसाल में दीवार खड़ी करते हुए राह में राही, कहता है कि साए को शजर आए ना आए। जी वेरी गुड, आपकी जानिब से जवाबात मौसूल हो चुके हैं। राह और राही, या का इजाफा कर दिया गया है। इस तरीके से ये सनत क्या है, इसे कहेंगे सनत तजनी से नाकिस व ज़ायद। आगे बढ़िए, अगली सनत हम यहाँ पर देख रहे हैं सनत तजनी से मुज़य्यल। अब तक हमने जो देखी है मैं रिवीजन करवाता हूँ ताकि मुज़य्यल समझने में आसानी हो। लफ्ज़ एक तरह का है लेकिन दो मरतबा इस्तेमाल किया जा रहा है तो उसे ताम कहेंगे। लफ्ज़ एक तरह का है लेकिन नुक्तों का फ़र्क है तो उसे ख़त्ती कहेंगे। लफ्ज़ अगर एक हर्फ की कमी या ज़ाती की जाती है तो उसे नाकिस व ज़ायद कहेंगे, लेकिन अगर दो हर्फ की कमी या ज़ाती देखने को मिले तो ऐसी सनत को सनत तजनी से मुज़य्यल कहते हैं। राह राही ये है नाकिस व ज़ायद, लेकिन अगर दो हर्फ की कमी बेशी देखने को मिल जाए, जैसे मांग से उसकी मांगती है भीख, मांग से उसकी मांगती है भीख, सर का कासा हुआ शबे तारीख। मांग 1 2 3 4, मांगती 1 2 3 4 5 6, मांग में 4 हर्फ है, मांगती में 6 हर्फ है, तो 2 हर्फ ज़ायद हो रहे हैं। अगली मिसाल देखिए ताकि समझने में आसानी हो। बताइए, आप बताइए कहाँ पर इसमें हर्फ का फ़र्क आ रहा है। दूसरी मिसाल में, चश्मे गज़ब से नीम निगाह मेरे वास्ते, चश्मे गज़ब से नीम निगाह मेरे वास्ते, एक नीम चाहे जहर में गोया बुझा हुआ, एक नीम चाहे जहर में गोया बुझा हुआ। चश्मे गज़ब से नीम निगाह मेरे वास्ते, एक नीम चाहे जहर में गोया बुझा हुआ। वेरी गुड बरकाती, फसीहा, यूनुस, समीहा, ज़ैनब, एसके, नुसरत, रुशदा, वेरी गुड माशाल्लाह, आप काफ़ी स्मार्ट स्टूडेंट्स है कि फौरी तौर पर सनतों से आप वाकिफ़ हो चुके हैं या आप ऑलरेडी वाकिफ़ है। हम इसको बस यहाँ पर समझने की कोशिश कर रहे हैं। नीम, नीम चा है ना। अब ये नीम चा, इस पर हम जब उर्दू कवायद पर एक दिन इंशाल्लाह ताला गुफ्तगू करेंगे तो फिर हम वहाँ पर डिस्कस करेंगे कि चो है या ची है, इसका क्या मतलब होता है। चो और ची का बात आई है तो बता देता हूँ। चे या ची, इसका मतलब होता है किसी भी चीज़ को छोटा बनाना। देखिए, एक होता है इस्म। अब इस्म की दो किस्में हैं, एक है इसमें आम जिसे हम इसमें नकरा भी कहते हैं, एक है इसमें ख़ास जिसे हम इसमें मारफा भी कहते हैं। इसी तरीके से इस्म दो तरह का होता है, एक होता है इसमें मुकब्बर और एक होता है इसमें मुसग्गर। एक होता है बड़ा इस्म, एक होता है छोटा इस्म। अब
अगर इसमें मुकब्बर को अगर आप छोटा बनाना चाहते हैं, यानी कि उसे मुसग्गर बनाना चाहते हैं, तो ऐसे में आपको चे या ची का इस्तेमाल करना होगा। जैसे एक उदाहरण मैं आपको देता हूँ, हमारे शहर से उसका ताल्लुक़ है, हो सकता है आपके यहाँ भी इन्हीं लफ्ज़ों का इस्तेमाल होता होगा। जैसे शादी ब्याह में या किसी मजलिस में, किसी तकरीब में हमारे यहाँ जो खाना बनता है दावतों में, वो उसे उस बर्तन को कहा जाता है डेग कहा जाता है, या उसे आप जो है ना देग कह सकते हैं। उमूमन लफ्ज़ डेग है, लेकिन कुछ लोग देग भी कहते हैं, लेकिन वो लफ्ज़ क्या है, डेग है। लेकिन अपने घरों में जो खाना बनता है वो डेग में नहीं बनता है, बल्कि उसे डेगची कहा जाता है। क्या कहते हैं उसे? डेगची कहा जाता है या देगची कहा जाता है। तो इस तरीके से बड़ी चीज़ थी, इसमें मुकब्बर था, उसको मुसग्गर बना दिया है, तो ये क्या हो गया, हमने ची का इस्तेमाल किया और बड़ी चीज़ छोटी में तब्दील हो गई। इसको और आसान करता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। जैसे अताए उर्दू, ये किताब है ना, अताए उर्दू किताब है, 1144 सफ़ात पर मुश्तमिल है। लेकिन अताए उर्दू की शुरुआत कहाँ से हुई थी? मेरी पहली किताब बिहम्दिही ताला उर्दू नोट्स पर अवेलेबल है, nuriacademy.com पर अवेलेबल है, एंड्रॉयड प्ले स्टोर में अवेलेबल है, मुंबई यूनिवर्सिटी की वेबसाइट में सबसे ज़्यादा डाउनलोड की जाने वाली किताब है, 64 सफ़ात पर मुश्तमिल है। तो उसे किताब नहीं, उसे किताबचा कहेंगे, है ना। तो इस तरीके से हमने चा का इस्तेमाल करके उसका इसमें मुसग्गर बना दिया। तो इस तरीके से तो चश्मे गज़ब से नीम निगाह मेरे वास्ते, एक नीम चाहे जहर में गोया बुझा हुआ। अब आगे अगली एग्जाम्पल और हम देखते हैं। अगली एग्जाम्पल यहाँ पर क्या है, अजब रंग। ये देखिए, इसको दुरुस्त कर लीजिएगा, ये क्या है, अजब। अजब रंग रंगीन कुबाओं में था, अजब रंग रंगीन कुबाओं में था, दिलो जान जैसे बलाओं में था। तो रंग और रंगीन, अजब रंग रंगीन कुबाओं में था, दिलो जान जैसे बलाओं में था। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक के पोर्शन आपके समझ में आया होगा। अभी आगे एक तवील फहरिस्त है, उसके बाद हमारा ये सेशन मुकम्मल होगा। अब तक के अगर कोई लफ्ज़ ना समझ में आया हो तो आप पूछ लीजिएगा बसूरत दिगर, फिर हम इस सेशन का यहाँ पर ख़ात्मा करेंगे और हमारे बाद जो है पेपर फर्स्ट की क्लास होंगी और इस टॉपिक को हम सेकंड लेक्चर में जो है और भी मैं जमा कर लेता हूँ इसमें मिसालें वगैरह, ताकि आपको समझने में और भी आसानी होगी। यूँ मान के चलिए आपके लिए इजाफ़ी क्लास है, लेकिन इस पर सवालात पूछे जाते हैं और फीडबैक अपना ज़रूर दीजिएगा।